Hello dear students and my friends, I Bhupindra Kadiwal welcome you our YouTube channel that is Chemistry Guruji Foundation. So कैसे हो बच्चे लोग? So आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्लास 9 के टॉपिक के बारे में. ठीक है, एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे और वही इतना अच्छा डिस्कस करेंगे कि डैम श्योर है कि क्वेश्चन सारा और कंसेप्ट एनसीईआरटी सारा का सारा वहां से बिल्कुल कवर हो जाए. ठीक है, सो बेटा क्लास 9 का हम फिजिक्स का कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं सबसे पहले देखते हैं. हम ग्रेविटेशन कवर करने वाले हैं और ग्रेविटेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे भाई साहब न्यूटन जी ने बताया था, रेस्पेक्टेड न्यूटन जी ने. सो डिस्कस करते हैं भाई, ज्यादा डिले नहीं करेंगे और कम डायरेक्टली टू द टॉपिक. सो भाई सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन होता क्या है. ठीक है, अब यहां पे भाई मून घूम रहा है हमारे चारों, रिवॉल्व कर रहा है हमारी अर्थ के चारों. ठीक है, देयर आर द एटमोस्फियर. ये एटमोस्फियर हमारे ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में जो है ये कैसे रुका हुआ है. ठीक है, हमारे समुद्र की ये लहरें जो टाइड्स बनती हैं, द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टाइड्स, ये किस वजह से है. वाटर फ्लो किस वजह से कर रहा है. मैं यहां पर उड़ नहीं रहा हूं, मैं यहां पर स्टेशनरी हूं, मैं यहां पर रेस्ट पर हूं. ठीक है, मैं स्पेस में नहीं फ्लो कर रहा हूं, उड़ नहीं रहा हूं मैं. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है. यहां पर ये जो स्क्रीन लगी हुई है यहीं पर है, ये ऐसे नहीं है कि ये उड़ रही है. तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ये अपने प्लेस पर है. बट हां, अगर जब इस स्क्रीन को ना भाई बहुत कॉस्टली है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं सो ये नीचे की तरफ ही जा रहा है. और यही ऑब्जर्वेशन करी हमारे न्यूटन जी ने. सो न्यूटन जी ने क्या ऑब्जर्व किया पहले देखते हैं. ही वॉज सिटिंग अंडर ए एप्पल ट्री एंड सडनली व्हाट हैपेंड, एन एप्पल फॉल डाउन ओवर हिम. जैसे गिरा तो वो सोचते हैं भाई ये एप्पल नीचे क्यों गिरा है. वो क्या करते हैं भाई, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और वो भी अल्टीमेटली कहां पर जाता है, वो भी वापस अर्थ पे, लैंड पे ही गिरता है. तो उनके मन में कुछ थॉट आए भी ऐसा क्यों हो रहा है. व्हेन दिस एप्पल फॉल फ्रॉम दिस ट्री एंड इट फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, तो अर्थ की तरफ ही क्यों आ रहा है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं वो भी नीचे की तरफ ही आ रहा है. सो भाई कोई ना कोई फोर्स तो होगा, देयर मस्ट बी एनी काइंड ऑफ फोर्स दैट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, या जो उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ. तो उन्होंने सोचा क्या ये ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ पे ही ऐसे होते हैं कि आउटर स्पेस में भी होता है. उन्होंने सोचा कि हाँ हो सकता है, देयर आर सो मेनी बिग बॉडीज लाइक हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, बड़े सारे पत्थर घूमते हैं. ठीक है, स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो भी तो ऑब्जेक्ट है ना. तो क्या वो भी ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं अर्थ की तरफ. तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे उस टॉपिक के बारे में और वो कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं. मेनली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है भाई, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक ही है, वो सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है, एक छोटा सा बिल्कुल लिटल सा डिफरेंस है. चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में. तो ग्रेविटेशन होता क्या भाई. सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था ना भाई, न्यूटन जी ने क्या देखा कि जो एप्पल है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है. सो देयर मस्ट बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ग्रेविटेशन कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे भाई, डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसके बीच में है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच का अट्रैक्शन को बोलेंगे ग्रेविटेशन. अब सोचना ये कि वो दो बॉडीज के अर्थ पे ही हो सकती है, नहीं जी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. दीज बॉडीज कैन बी, कैसी हो सकती है भाई, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है भाई, ये जरूरी टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल. सेलेस्टियल का मतलब है जो स्पेस में घूम रहे हैं भाई, मेट्रॉइड्स हो सकता है इसमें. ठीक है, प्लैनेट्स हो सकते हैं, सैटेलाइट हो सकते हैं. ठीक है, सो कोई भी बॉडीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो अर्थ पे ही हो. दो बॉडी कोई भी हो सकती है भाई. ये मार्कर है, ठीक है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, बट हमारे बीच में फोर्स बहुत ही पुअर है. ठीक है, वहां पर मून है भाई, मैं मून को अट्रैक्ट कर रहा हूं, शक्तिमान बन गए. ठीक है, और वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बट हमारे बीच में फोर्स बहुत ही कम है. ठीक है, सो ऐसी चीजें क्यों हो रही है भाई. अब जितने भी ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं अराउंड द सन, ये क्यों घूम रहे हैं, ग्रेविटेशन की वजह से. ठीक है, हमारे अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून. सो ये जो मून है ये किस वजह से अट्रैक्ट हो रहा है भाई, किस वजह से ये रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पर भी तो कोई फोर्स होगा ना. तो क्या है बेटा, ग्रेविटेशन है. जो हमारे ओशियंस के अंदर टाइड्स का राइज होना और फॉल होना, ये किस वजह से हो रहा है. वहां पे भी एक फोर्स होगा जो इस टाइड्स को क्या कर रहा है, राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है. सो वो रीजन क्या है, वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन है. ठीक है, सो हमेशा दो बॉडी जब अट्रैक्ट करती है तो उसके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज ग्रेविटेशन.
ठीक है। और न्यूटन जी ने बताया था, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, फोर्स की न्यूटन होगी, बट इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे न्यूटन जी के बारे में और उन्होंने क्या लॉ दिया है। ठीक है, चलिए भाई, तो उन्होंने लॉ दिया था हमारे भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले इसको बात करते हैं कि इसको यूनिवर्सली क्यों बोलते हैं। भाई यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज एप्लीकेबल एट एवरी ऑब्जेक्ट। इस यूनिवर्स में जहां पे भी ऑब्जेक्ट है ये वहां पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बट हम बात करते हैं अर्थ की बात। ठीक है, हम कुछ अर्थ की बात करेंगे, कुछ दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये यूनिवर्सल लॉ है ये एप्लीकेबल होगा मासेस के ऊपर। ठीक है, अब हमने दो मास कंसीडर कर लिए हैं। एक का नाम रख दिया भाई हमने m1, ये मास है, और दूसरा मास है m2, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। हम बात करते हैं डिफरेंस किस चीज का है भाई, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया r। ठीक है, सो यू कैन से कि देयर इज अ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसको हमने दे दिया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है r डिस्टेंस का। ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, उन्होंने क्या बोला भाई, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं विद सम काइंड ऑफ फोर्स, देन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी जो ये फोर्स होगा वो क्या होगा, वो मासेस का प्रोडक्ट होगा। ठीक है भाई, मतलब जो भी दो मास होंगे उनका मल्टीपल यानी प्रोडक्ट। ठीक है, और ये डिस्टेंस भाई कितनी दूर है डिस्टेंस। ठीक है, तो जितना दूर होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं इट इज स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। भाई सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस को हमने r बोला है। ठीक है, और ये फोर्स इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशन आई हमारे पास, हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। दोनों फोर्स है लेफ्ट साइड पर। ठीक है, सो इसको जब कंबाइन करते हैं सो इट बिकम्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वेयर। ठीक है, बट भाई आपको तो इस प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता है, आप तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन पता है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा भाई। तो इसको जब रिमूव करेंगे हम, इसको लगा दिया हमने इक्वल, बट प्रोपोर्शनल के साइन को जब रिमूव करेंगे तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड g, एंड g स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला बन गया कुछ इस तरीके से, ये हमारा बन गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब इस पे डिस्कस करते हैं भाई, पूरा चैप्टर आपका इसी पे चलेगा भाई, और यहीं से हमारे दूसरे फॉर्मूला भी बनेंगे। और यहां पर g किसके लिए स्टैंड कर रहा है, g स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यूनिट क्या होती है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोबारा बताते हैं भाई, दो मासेस है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब इनको मर्ज करते हैं क्वांटिटीज को, सो वी गेट F इज इक्वल टू m1 m2 बाय r स्क्वेयर, एंड g इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अभी g आया भाई, इस g की वैल्यू हमें देखनी है, न्यूटन जी ने क्या बताई थी इसके बारे में, तो डिस्कस करते हैं भाई, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो भाई हमारे पास फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्या था भाई, g m1 m2 बाय r स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें वैल्यू दिखानी है कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की, तो हम क्या करेंगे, ये सारी क्वांटिटीज को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पर। सो एफ आर स्क्वेयर बाय m1 इंटू m2 इज इक्वल टू g। हमने g को अकेला छोड़ दिया, दैट इज लोनली। ठीक है, अब बेटी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम फोर्स को मेजर करते हैं, तो फोर्स की यूनिट होगी भाई न्यूटन। ठीक है, रेडियस क्या है भैया, ये रेडियस नहीं कह सकते, ये एक सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है। और फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड यूनिट अगर हमें फॉलो करना है तो डिस्टेंस इन ऑलवेज मेजर इन मीटर। अब यहां पे मीटर का स्क्वायर है तो इट बिकम मीटर स्क्वायर। अब यार कहां भी ये मास का स्क्वायर नहीं है, ये मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, m1 और m2 क्या थे, m1 और m2 भाई
मास थे और दोनों को हम लेंगे भाई किलोग्राम में, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है, ठीक है। तो नीचे रहा किलोग्राम और इनटू किलोग्राम, तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर। किलोग्राम का स्क्वायर है भाई, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर, बट ये क्या है पर किलोग्राम स्क्वायर में है, ठीक है। और कैसे राइट कर सकते हैं हम इसे भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का -2, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन रहेगा, इसका यूनिट आ गया। अब देखते हैं भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। सो न्यूटन जी ने बताया कि एस्टिमेट जो वैल्यू रहेगा, इसको अगर हम सोल्व करते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, मासिस क्या है, सो दिस वैल्यू जी कम्स आउट टू बी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अच्छा, ये यूनिट, अब इसकी यूनिट भी इसके साथ यूज करेंगे भाई। यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये वैल्यू भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हम यूज करने वाले हैं हमारे इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में। सबसे पहले देखिए कि भाई ये जो फोर्स लगा है, ठीक है, हमने बताया, हमने नहीं, हमारे न्यूटन जी ने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। क्यों बताया भाई, कहीं ना कहीं तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी ना, तभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो देखते हैं भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो सकती है भाई, हमारा भाई एक आपने देखा होगा, ये हमारा मून रोटेट रिवॉल्व कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। ये किसके चारों ओर रेवोल्यूशन करता है, अर्थ के। सो क्यों कर रहा है भाई, बिकॉज देयर इज अ वन काइंड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ। सो मून रिवॉल्व, मून क्या भाई, एक तरह का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ ड्यू टू वन काइंड ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला हमारा एप्लीकेशन है भाई, ये जो मून रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है, बट हमारा फंडा क्या भाई, ये चारों ओर यहां रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस पर। ये रिवॉल्व किस वजह से कर रहा है भाई, क्योंकि अर्थ का भी एक फोर्स है जो मून के ऊपर लग रहा है, ठीक है, और मून भी एक फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर, ठीक है। बट इनमें जिसका फोर्स ज्यादा रहेगा, ठीक है, वो अट्रैक्ट करेगा, और यहां पे ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, क्योंकि यहां पे मून को कोई और सेलेस्टियल बॉडीज भी होगी जो अट्रैक्ट कर रही है। सो जितने भी हमारे नेचुरल सैटेलाइट है, ये हम बात करते हैं हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की भी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से है भाई, जो यहां से लॉन्च किए जाते हैं अर्थ से। और इंडिया की बात करें तो एक आइलैंड है उड़ीसा के पास, श्रीहरिकोटा, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ISRO, इसरो बोलते हैं जिसे आप, ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो भाई यहां से हमारे जितने भी सैटेलाइट, जितने भी हमारे इंडियन सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, ठीक है, वो सारे यहां से होते हैं, श्रीहरिकोटा से, इसरो से, ठीक है। अच्छा, पहला तो इंपॉर्टेंस था कि हमारा जो मून की जो रेवोल्यूशन है अराउंड द अर्थ, वो एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, लेकिन अर्थ भी तो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। सो ये अर्थ की जो रेवोल्यूशन है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। सो अर्थ रेवोल्यूशन भी भाई किस वजह से है, रेवोल्यूशन अराउंड सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ठीक है। अब यहां पे ग्रेविटेशनल पुल सन का ज्यादा है, इस वजह से वो सन के रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, भाई हमारी जितनी ये ओशन के अंदर, मैंने आपको बताया था ओशन के अंदर राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है भाई, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहां खड़ा हूं, मैं उड़ नहीं रहा हूं भाई, बिकॉज आई एम नॉट ए बर्ड, ठीक है। बट बर्ड भी क्यों उड़ पाते हैं, अगर बर्ड फ्लाई करना बंद कर दे तो इट फॉल डाउन लाइक ए एप्पल। हम बैठे हैं भाई, ऊपर से कबूतर आ रहा है, पुड़ुक कबूतर हाथ में, भाई वो फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल। सो जितने भी हमारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल के चल रहे हैं, ठीक है। मैं यहां ऑक्सीजन ले पा रहा हूं भाई, बहुत कंफर्टेबल, ठीक है। तो हमारे जितने भी एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर इज बाइंड
एट अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ये भी ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हमारा बाइंड हुआ पड़ा है। जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है भाई, क्यों है ये, क्यों है ये, क्यों बाइंड है यहां, ये भी बाइंड है भाई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, सो ये फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अर्थ पे बाइंड करके रखता है। ऐसे ही बाहर स्पेस में है, जो मून है उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, सन अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं बाय सन, बाय सम काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, हमारे लिए रिवर का वाटर जो फ्लो हो रहा है भाई, ये वाटर का फ्लो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आप कह सकते हैं कि अर्थ की बात करें या हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, जब भी दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर अर्थ की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे क्यों बाइंड है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखते हैं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत सारी जगह एक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें भी ग्रेविटेशनल फोर्स को दो लाइट बॉडीज के बीच में कैसे होगा, या अगर हम बात करें कि कोई एक हैवी बॉडीज ले ले, लाइक कोई हमारा सैटेलाइट हो, तो कितना फोर्स रहेगा, आओ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लाइट बॉडीज। लाइट बॉडीज का मतलब क्या भाई, ठीक है, मैंने एक बच्चे से पूछा भाई लाइट बॉडीज क्या होता है, सर जो बॉडी लाइट देता है वो लाइट बॉडी है ऐसा नहीं है भाई, लाइट बॉडीज का मतलब है कि उनका मास यूनिट ले रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू G m1 m2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्स है न्यूट्रन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट है। लाइट का मतलब है इनका वेट हम कितना माने, कम भाई, कम से कम मान के चलते हैं भाई 1 kg। ठीक है, सेम एज m2 को भी अगर मास देखते हैं, इट इज ऑल्सो 1 kg। डिस्टेंस की अगर बात करते हैं भाई, ये छुटकू सा ऑब्जेक्ट है 1 kg का, और देर इज वन अनदर छुटकू लाइक अ मटकू, एंड इनके सेंटर से सेंटर का अगर डिस्टेंस देखते हैं, भाई डिस्टेंस ही कहेंगे ना इसे, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस हम मान के चलते हैं कि आर आ गया हमारे पास 1 मीटर। तो भाई आर को हम लेके चलते हैं 1 मीटर। अब वैल्यू को पुट करते हैं भाई, अब हमारा क्या बनेगा भाई, इस फॉर्मूला के अंदर हम यूज करते हैं ये सारी क्वांटिटीज को। ठीक है, नाउ फोर्स कम्स आउट टू बी, हमारा फोर्स कितना आएगा, चले ये फोर्स आ गया भाई F इज इक्वल टू G। अच्छा, G की वैल्यू हमें फिक्स याद करनी पड़ेगी भाई, 6.67 10 की पावर -11। ठीक है, इनटू m1 m2 की वैल्यू क्या है भाई, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ऐसे मत करना भाई, 1 इंटू 1 कैंसिल हो गया, ये 1 का मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे, इट रिमेन द सेम। ठीक है, सो हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आई भाई, यहां से हमारे पास वैल्यू आई है फोर्स की वैल्यू 6.67 10 की पावर 11 माइनस में न्यूटन। सो यहां से भी एक साइंस फैक्ट हमें पता लगता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लग रहा है हमें, और वो क्या है बी, क्या है जल्दी बताएंगे। ये वैल्यू किसकी थी भाई, ये वैल्यू थी हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यानी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो जाता है फॉर टू लाइट बॉडीज विच आर सेपरेटिंग बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा कंसेप्ट है एनसीईआरटी का, कि कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यह सिंपल कह सकते हैं कि इन दोनों का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल कब होगा, तो भाई कंडीशन है दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg होना चाहिए, यानी यूनिट मास, एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 1 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां से भाई केस 1 आ गया हमारा, यहां हम इसे केस 1 मान लेते हैं भाई, ये हमारा आ गया केस 1। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। मैं कहता हूं भाई, मैं तो नहीं चाहता भाई कि ये ऑब्जेक्ट भी 1 kg का हो, मुझे थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट, चलो बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं भाई। अब देखते हैं भाई, ये हमारा आ गया भाई अर्थ। ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ी बॉडी है। ठीक है,
ये इसका सेंटर आ गया। अब भाई एक छोटा सा फैक्ट है भाई, यहां पर भाई एक टावर है, ठीक है, उसकी हाइट मान लीजिए 1 किलोमीटर, तो मुश्किल होती है वैसे, हम मान के चलते हैं फिर भी 1 किलोमीटर की है। अगर अर्थ से देखते भाई 1 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, वैसे तो पॉसिबल नहीं इतना बड़ा टावर, ठीक है, हम मान के चलते हैं अभी एक टावर बना दिया हमने, बट मैं चला गया भाई स्पेस में और मून पे बैठ के भाई साहब हम देख रहे हैं, ठीक है, हमें टावर दिखेगा वो भाई साहब, वो तो ऐसा लगेगा कि एक बिंदु है, ठीक है, वो ऐसा दिखेगा कि छोटा सा बिंदु है, टावर तो है ही नहीं, इत्तू सा लग रहा है भाई, इत्तू सा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं भाई कंसेप्ट क्या है, ये जो अर्थ की जो रेडियस है, अर्थ की रेडियस, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं आर, भाई कितनी होती है 6400 किलोमीटर, भाई 6400 किलोमीटर की रेडियस है सेंटर से, ठीक है, और उसके ऊपर 1 किलोमीटर का टावर कर दिया, और हम अर्थ पे देख रहे हैं भाई, ऊपर मून बैठे भाई, कहां है टावर, जल्दी बताओ। तो क्या वो टावर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा, बच्चा है, बच्चा मुन्नू है, ठीक है। सो हम मान के चलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम थोड़ी सी भी हाइट से अगर थ्रो करते हैं अर्थ पे, तो भाई वो एज इट इज मान के चलेंगे कि उसका डिस्टेंस इतना ही रहेगा टोटल, भाई कहां 1 किलोमीटर, कहां 6400 किलोमीटर। तो एज कंपैरिजन हम मान के चलते हैं कि मैंने भाई ये ड्रॉप किया है, ठीक है, ये मैंने मार्कर ड्रॉप कर दिया है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब सेंटर में बैठे हैं जो अर्थ, वो कह रहा है भाई कहां से ड्रॉप किया भाई, मेरे को तो हाइट दिखी नहीं है, क्यों नहीं दिखी भाई, भाई ये कितने मीटर होगा भाई 4 फुट, और ये 6400 किलोमीटर, कोई कंपैरिजन नहीं भाई साहब, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो चींटी और हाथी का कंपैरिजन भी नहीं है, ठीक है। सो हम मान के चलते जब भी ऑब्जेक्ट हम अर्थ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो उनके सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, भाई डिस्टेंस रहेगा ये कंप्लीट 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया भाई अर्थ है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है M1 मान लेते हैं, चलो इसको हम कैपिटल M भी मान सकते हैं भाई बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये है अर्थ, जिसकी रेडियस से हमारे पास आ गई है, इसका मास देखते हैं कितना आ जाएगा। अर्थ की मास की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है भाई 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी, किलोग्राम। अच्छा इसकी रेडियस अभी बताइए मैंने आपको 6400 किलोमीटर, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ये बन गया हमारा 6.4 10 की पावर 6 मीटर। बस स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलेंगे, मास किलोग्राम में, रेडियस हमने डिस्टेंस जो लिया सेंटर से वो आ गया 6.4। अच्छा दूसरा ऑब्जेक्ट छुटकू वाला, ये हम अभी मान के चल रहे हैं यूनिट है छुटकू सा, ठीक है। अब वही लेके आते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, एक ही यूनिवर्सल लो था हमारे पास भाई, दिस 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 एंड दिस, ठीक है, जी क्या हमारे पास, तो भाई 6.67 10 की पावर -11 इंटू कैपिटल एम क्या भाई 6 इंटू 10 की पावर 24, अरे वाह। अच्छा सेकेंड एम क्या है 1, दिखता ही नहीं है भैया, ठीक है, नीचे आ गया भाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर हम इसे ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहां से देखो भाई ये -11 है, ये 24 है पॉजिटिव का, ठीक है, ये आ गया 6.67, ठीक है, ये इंटू 6 इंटू 10 की पावर -11 है, ये 24 है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा भाई, ये लगभग प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे भी देखो भाई कितना है यहां पर, अब यहां पे कोई गलती तो नहीं है, देखो भाई ये आ गया हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारा मास आ गया, ये हमारा 1 kg, और नीचे से अगर बात करते हैं हम यहां से 6.4 इंटू 10 की पावर 6 2 12, ठीक है, ये भी ऊपर जाएगा भाई। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर लगभग देखो ये 12 है, ये ऊपर जाएगा, मैं इसको यहां से कट कर देता हूं ताकि ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, चलो भाई ये माइनस में चला गया, तो लगभग हमारा कितना आ गया भाई 10 की पावर तो सारी खत्म ही हो गई है, ठीक है, ये खत्म हो गया है। अब ये बच गया हमारे पास 6.67 इंटू 60 बाय 6.4। सो भाई जब इस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं
ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई 9.8 न्यूटन। ठीक है, 9.8 न्यूटन। अब इसका मतलब क्या है भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर फॉल करते हैं, अर्थ से ही मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर ही, तो क्या होगा, ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा भाई 9.8 न्यूटन। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ इतने फोर्स से अट्रैक्ट होगा, इतना ग्रेविटेशनल पुल रहेगा। अब फंडा ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ की टूवर्ड्स जाएगा, यानी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसको हम लेंगे भाई पॉजिटिव। अब एक बर्ड आ गया भाई, बर्ड वो बोलता भाई मैं क्यों जाऊं नीचे, मैं जाऊंगा ऊपर, मेरे को दिए पंख, भाई साहब मैं नहीं रहूंगा नीचे, मैं हूं शहंशाह। ठीक है, वो फ्लाई करेगा, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है नीचे, जाएगा भाई साहब ऊपर, फ्लाई कर रहा है भाई। ठीक है, तो भाई उस टाइम ये वैल्यू हम लेंगे -9.8 न्यूटन। क्यों भाई, अपोजिट चल रहे हैं ना फोर्स के, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और अवे फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल यानी अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है भाई, तो इतना फोर्स उसे लगाना पड़ेगा पूरा जबरदस्ती, ताकि वो उस ग्रेविटेशनल पुल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सके। ठीक है ना। अब चुन्नू कहता भाई एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी हो गया, अगर एक लाइट बॉडी ना हो भाई, ठीक है, यहां पर भाई हमने छोटू ऑब्जेक्ट ना लेके कोई मोटू ऑब्जेक्ट लेते हैं। सो भाई ले लेते हैं मोटू ऑब्जेक्ट। अब मोटू ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, तो मानते हैं भाई वो ही हमारा एक ही फॉर्मूला है न्यूटन जी का, F इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वेयर। आप इसको कैसे भी लिख लो भाई, M1 M2 भी लिख लो। ठीक है, अब मान के चलते हैं भाई जी की वैल्यू फिक्स है आपकी हमेशा 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। टिप्स तो रहनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, अब एक मान के चलते हैं भाई, मास है हमारा अर्थ का ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे ले लिया मैंने मास ऑफ अर्थ। सो मास ऑफ अर्थ कितना है भाई, वन मोटू ऑब्जेक्ट दैट इज 6 × 10 की पावर 24 kg। ठीक है, अब मान के चलते हैं भाई ये हमारा अर्थ के चारों ओर एक व्हाइट व्हाइट घूम रहे हैं मामा जी। ये मामा जी हमारे कौन है, चंदा मामा दूर के, पोड़े तो पका ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा आ गया मून भाई। ठीक है, ये मून घूम रहा है अर्थ के चारों ओर। अर्थ कहां गया भाई, हमारा अर्थ 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 भी बना लेते हैं भाई। चलो एक अर्थ भी बना ली बड़ी सी, अच्छी ड्राइंग नहीं है आई नो, मेरी ड्राइंग टीचर ना बेहोश हो गए थे मेरी ड्राइंग देख के। ठीक है, तो ये आ गया भाई अर्थ। ठीक है, ये तो मैंने अंडा बना दिया। चलो भाई, अब ये अर्थ के चारों भाई हमारा मून घूम रहा है, तो हम मान के चलते हैं दो मोटू ऑब्जेक्ट यानी दो हैवी बॉडीज है। तो यहां पे ले लेते हैं भाई मास ऑफ, हम मास ऑफ लेते हैं भाई मास ऑफ मून। अब मास ऑफ मून कितना होता है भाई, ये होता है 7.4 × 10 की पावर 22 kg। ठीक है, अब ये भाई अर्थ है, ये अर्थ है और मून इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। कहां रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है भाई। लेकिन अब जो ये रिवॉल्व करता है, सेलेस्टियल बॉडीज है, इनके बीच में डिस्टेंस होगा। तो भाई अर्थ के सेंटर से इसकी हम बात करते हैं, कितना डिस्टेंस बनेगा भाई, तो ये बनता है भैया, डिस्टेंस बन गया 3.84 × 10 की पावर 8 मीटर, जिसे हम कह देते हैं कि रेडियस बन गई है। ठीक है, किसकी बन गई, रेडियस ऑफ मून। हम मान के चलते भी मून को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो भाई 3.84 10 की पावर 8 मीटर, ये आ गया फोर्स इनके बीच का, मतलब डिस्टेंस इनके बीच का। अब देखते हैं भाई कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करके हमारे सामने क्या निकल के आया, जादूगर सम्राट ने क्या निकाला भाई, वैल्यू को पुट करते हैं 6.67 10 की पावर -11 मास ऑफ अर्थ 6 × 10 की पावर 24 एंड मून का मास 7.4 × इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं भाई, इसको शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया भाई, यहां करते हैं जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 × 6 × 10 की पावर 24 जो है मास ऑफ मून अर्थ। मास ऑफ मून क्या रहेगा भाई, मास ऑफ मून रहेगा हमारा
7.4 10⁻²2 और भाई डिवाइड में चल रहा है हमारा 3.84 जो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून स्क्वायर। सो भाई जब ये सारी वैल्यूज हम सोल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से सोल्व करना भाई। 8 2 16 और ये माइनस के 11, 16 और 11 भाई 27 पावर तो यही होगी माइनस की, ठीक है, ध्यान से सोल्व करना। एंड जब हम सोल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। मतलब भाई साहब रिवॉल्व कर रहा है मून, अर्थ बैठा है, मून अर्थ बैठा है। सो जो मून है वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट होगा अर्थ की तरफ? बाय दिस मच फोर्स। सो इतना फोर्स लगेगा भाई मून के ऊपर, मतलब मून इतने फोर्स से अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो ये था दो हैवी बॉडीज के बीच में। सर इसका कोई न्यूमेरिकल बताओ किस तरीके से आएगा। चलते हुए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन तो बनता है बॉस। चलो भाई, वो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। तो भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया दो ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है। वो कहता है हाउ विल दिस फोर्स, ये फोर्स कैसे चेंज होगा इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूसेस टू हाफ। मतलब भाई ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने हाफ कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये फोर्स हमारे पास ओल्ड फोर्स था यानी पुराने वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, हमारा नया फोर्स यानी ये फोर्स कैसे और कितना चेंज होगा। भाई ये वैल्यू फिक्स रहेगी, यहां पर कहीं पर भी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। तो इट रिमेन द सेम। नाउ जो नया फोर्स होगा, न्यू फोर्स होगा, उसकी रेडियस क्या है भाई, उसकी रेडियस हाफ है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया आर डैश। तो ये आ गया भाई आर डैश का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे भाई यहां पर जी एम एम बाय आर डैश का स्क्वायर। आर डैश का मतलब क्या है भाई, r/2 का स्क्वायर। भाई अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास एफ डैश आया भाई जी एम एम बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 क्या होगा भाई, ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चला गया भाई ऊपर की तरफ। अब देखने की बात क्या है भाई, यहां पर ये जी एम एम बाय आर स्क्वायर ये क्या था भाई, ये क्या था भाई, अगर यहां से हम नोट करते हैं ये हमारे पास था भाई एफ। सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू एफ, यानी द न्यू फोर्स, यानी जो फोर्स है वो कितना चेंज हो गया, वो ओल्ड फोर्स का 4 टाइम्स हो चुका है, 4 गुना हो गया है अगर हम उसके बीच का डिस्टेंस को कम कर दे, ठीक है। यानी डिस्टेंस को अगर हम हाफ करते हैं सो भाई उसका जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा प्रीवियस फोर्स का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, इफ मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रपल, 4 गुना कर दिया मास, तो भाई इसको भी देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास फोर्स था, अब हमने क्या किया है, हमारे पास पहले m था और ये दूसरा ऑब्जेक्ट इसका भी मास m, ये आ गया डिस्टेंस। भाई अब क्या करना है, मास को हमने क्या करा है, हमारा जो प्रीवियस मास था उसको हमने 4 टाइम कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो नया मास दूसरे ऑब्जेक्ट का है इसे m1 मानते हैं, m2 मानते हैं, m1 m2, ठीक है। अब जो m2 डैश आया भाई उसको भी पुराने मास का क्वाड्रपल कर दिया है। तो भाई वैल्यू पुट करते हैं भाई, अब देखते हैं भाई क्या बनेगा हमारे पास। चलो भाई एफ हमारा कितना फोर्स चेंज हुआ उसको हमने नाम दे दिया एफ डैश, ये सेम रहेगा m1 डैश m2 डैश, ठीक है। यहां पे डिस्टेंस की कोई बात नहीं है तो इट रिमेन द सेम। वैल्यू पुट करते हैं भाई जी m1 की वैल्यू क्या है भाई 4m इंटू m2 की वैल्यू क्या है भाई, ये है 4 स्मॉल m, ठीक है। इसको नाम दे सकते हैं हम m1 m2 है तो ये m1 m2, ठीक है। ये आ गया भाई डिवाइडेड में r स्क्वायर, सेम चीज चल रही है ना। इसको हम देख लेते हैं, ये दोनों क्वांटिटीज 4 इंटू 4 16,
सो हम इसको बाहर ले लेते हैं डिजिट को 16 और G M1 M2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास है भाई एफ डैश। भाई अगर ये देखा जाए, ये चीज क्या है हमारे पास, ये चीज है हमारे पास एफ। ठीक है ना, तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ, यानी हमारा फोर्स कितना चेंज होगा, इट बिकम 16 टाइम ऑफ ओल्ड फोर्स, यानी जो फोर्स पहले लगा था उसका 16 गुना हो गया हमारा फोर्स। कब, जब हम मास को क्वाड्रपल करते हैं, 4 गुना करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगी आपके पास और इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। सो इससे ज्यादा तो क्वेश्चन क्या ही पूछेगा भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करा दिया एक मैंने आपको। और कोई भी अब कमेंट जरूर करना भाई, अगर आपको डाउट सेशन चाहिए क्या लाइव सेशन चाहिए, आप वहां पर कमेंट किया करो। मैथमेटिक्स और साइंस के बेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट और आपके जितने भी टॉपिक का डिस्कशन है हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिलेगी भाई, और बेस्ट लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। ठीक है भाई, तो हाँ भाई अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं हमारा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का और न्यूटन थर्ड लॉ का क्या रिलेशन है, और उसमें हम ग्रेविटी के बारे में बात करने वाले हैं कि ग्रेविटी और फ्री फॉल क्या होता है। सो ये मिलेगा बेटा आपको पार्ट 2 में। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सावधानी बरतते रहिए।